नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो छात्र छात्राएं बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, राम मनोहर लोहिया का कल पेपर लगा हुआ, उसके बाद में जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का लगा हुआ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का लगा हुआ है। ऐसे कई विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, और आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, और आपका कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा आपके और भी कई विश्वविद्यालय हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का हो ही चुका है, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन हमारे द्वारा बताए गए ही आए थे। इसके अलावा और भी कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं भी नहीं हुई, जैसे मासा कुंभरी हो गई, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी BU झांसी हो गया, ठीक है, या इसके अलावा आपका MJPRU हो गया। इन सभी के लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है। यानी अगर आप इस वीडियो को देख करके जाएंगे तो सारे यूनिवर्सिटीज़ में यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। 100 to 100% आप देखेंगे क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैंने 2-3 मॉडल पेपर और दिया हुआ है, तो उन सभी मॉडल पेपर को आप देख लीजिएगा। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में हिंदी अगर आपका सब्जेक्ट बेटा, तो आपको हिंदी काव्य पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए मैंने कल लाइव लिया था, जिसमें 2 घंटे में हमने लगभग 350-400 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे। 200-250 क्वेश्चन आपके लिखे हुए थे, लेकिन उनमें से 100-150 क्वेश्चन मैंने अपनी जुबानी से आपको समझाने का प्रयास किया था, उसको डिस्क्राइब करके बताया था। तो आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। DD वाले बच्चे, ऑब्जेक्टिव में हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा ऑब्जेक्टिव उसमें मैंने बता दिया है, और बाकी विश्वविद्यालय के जो माइनर पेपर हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। वो लेक्चर तो पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा। कल ही लाइव क्लास हुई थी। आज ये राम मनोहर लोहिया वगैरह वाले जो बच्चे हैं, ये सब देख लीजिएगा। जो लिखित टाइप के पेपर होते हैं, आते लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय टाइप के, और व्याख्या वाले जो बच्चे हैं कि व्याख्या गुरुजी व्याख्या नहीं करो, व्याख्या के लिए एक लाइव क्लास हुई थी लगभग 1.5-2 घंटे की, उसको आप देख लेंगे। उसमें महत्वपूर्ण व्याख्या की मैंने एक प्रकार से डिस्क्राइब किया, लाइव क्लास हुई थी, तो आप उसको देख लीजिएगा। जो है 2-3-4 दिन पहले जो है वो क्लास मैंने ली है, तो आप वो वीडियोस देख पाएंगे, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले 2-3 वर्षों में लगातार ये प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। चले अब हम प्रश्नों को बहुत ही बारीकी के साथ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय सभी प्रश्नों को आपको बताएंगे, बहुत ही बारीकी के साथ समझाएंगे। पहला क्वेश्चन आ चुका, तो रिवीजन क्लास है एक प्रकार से। ये प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक अवदान पर प्रकाश डालिए। 2023 में प्रश्न आया हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर बात किया तो इनके नाम पर पूरा का पूरा हिंदी साहित्य में एक युग है। लगभग 50 सालों का युग जो है भारतेंदु जी के नाम पर है। लगभग आप मान करके चलें 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय काल भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान इसी को, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1843 से मानते हैं, 1843 से 1900 का काल भारतेंदु युग के नाम से, ठीक है। कुछ विद्वान इसको एक प्रकार से 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक मानते हैं, ठीक है। ये 1843 इसलिए मानते हैं क्योंकि एक प्रकार से इन्होंने शुरुआत से सारी चीज़ें बताई। 1850 में चूंकि जन्म हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, इस वजह से कुछ विद्वानों ने 1850 बताया कि भारतेंदु युग एक प्रकार से यहाँ शुरू होता है। 1857 वो विद्वान बताते हैं जो एक प्रकार से 1857 की जो क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो इस वजह से कुछ विद्वानों ने बताया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के हो जाने से समाज की जो रूपरेखा थी पूरी परिवर्तित हो गई। और चूंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो जब समाज में परिवर्तन होगा तो साहित्य में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस वजह से एक नए युग का सूत्रपात हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा भी देते, चूंकि यहीं पर गद्य का विकास भी हुआ। हिंदी के प्रमुख नाटककार, या जो एक आप देखते हैं, इनके जो पहले नाटककार थे, नहुस के लेखक इनके पिताजी ही थे, ठीक है, भारतेंदु जी के। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे, गोपाल चंद गिरधर दास नाम था इनके पिताजी का। तो आप देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी भी हिंदी साहित्य को एक प्रकार से बहुत कुछ दिए हैं, और इन्होंने तो एकदम से पूरा अपार संपदा ही दे दी है। हिंदी साहित्य में ना केवल इन्होंने गद्य में काम किया, बल्कि पद्य में बहुत काम किया। इनकी गद्य की रचनाएं जो होती थी बेटा, वो खड़ी बोली में लिखी जाती थी। खड़ी बोली की उस समय शुरुआत ही हो रहा था, और जो उनकी पद्य रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी। द्विवेदी युग तक आते आते एक प्रकार से ब्रज भाषा तक रचनाएं होती रहीं। फिर उसके बाद में द्विवेदी युग में आकर के भाषा का परिमार्जन और परिष्करण का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी नाम के एक विद्वान है, उन्होंने ले लिया, और उसके बाद में फिर वो अच्छे तरीके से हुई। अब ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी अगर आपने हिंदी में आपकी रुचि है तो, अगर नहीं है तो भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रही होंगी। तो 1850 से 1900 का जो समय काल है, ये भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपसे और पूछ सकता है, जैसे 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 का समय काल बेटा, ये द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है, ठीक है। ये आपका हो गया द्विवेदी युग, ठीक है। कौन सा युग होता है? द्विवेदी युग, ठीक है, ध्यान रखें, द्विवेदी युग, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है 1920 से लेकर के
1936 का समय, इसी को जानते हैं भैया किसके नाम से, छायावाद के नाम से। छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से परीक्षा में आते, लघुत्तरी में खूब आता है, प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं प्रसाद, छायावाद के रुद्र कहे जाते हैं निराला जी, छायावाद के जो है विष्णु कहे जाते हैं पंत जी, छायावाद की दुर्गा कही जाती हैं महादेवी वर्मा जी, छायावाद आधुनिक युग की मीरा वो कही जाती है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे जी ने किया था। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बाद में 1936 से बेटा शुरू होता है कौन सा युग, 1936 में एक प्रकार से आप देखते हैं 1935 से ही प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में भारत में। इसके बाद में यही शुरू होता है और 1943 तक चलता है। कौन सा युग, प्रगतिवादी युग। प्रगतिवाद पर किसका प्रभाव रहा है, प्रगतिवाद पर बेटा प्रभाव रहा किसका, ये प्रभाव रहा कार्ल मार्क्स का, यानी मार्क्सवादी विचारधारा खूब ज़्यादा रही है। उसके बाद में 1943 में हो जाता है तारसप्तकों का प्रकाशन। 1943 से लेकर के 1953 तक बेटा ये एक प्रकार से चलता है, प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं हिंदी में, आपको हिंदी काव्य में किसके नाम से, प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में प्रयोगवाद के बाद में 1953 से लेकर के 1954 से लेकर के बेटा कहें तो 1960 तक ये समय काल रहा है नई कविता का। ठीक है, नई कविता, ठीक है, नई कविता, ये सब ध्यान रखेंगे, बहुत चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, नई कविता। और उसके बाद में 1954 से लेकर के बेटा 1954 से लेकर के आज तक की अगर बात की जाए, अब तक या आज तक की बात की जाए तो अब तक क्या चल रहा है, ये साठोत्तरी कविता का दौर चल रहा है। साठोत्तरी का मतलब क्या होता है, या समकालीन कविता, साठोत्तरी कविता। ठीक है, ये एक प्रकार से बेसिकली रही है 1960 के बाद की कविताओं को साठोत्तरी नाम दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसमें किस तरीके से विकास हुआ, उससे पहले भी चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। बहरहाल भारतेंदु जी के साहित्यिक अवदान की चर्चा यहाँ पर करनी है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपना संपूर्ण जीवन हिंदी साहित्य की सेवा में समर्पित कर दिया। हिंदी नाटक लिखे उन्होंने, बहुत सारे गद्य, कविता और पत्रकारिता में बड़ा काम किया इन्होंने। इनका योगदान अविस्मरणीय, यानी इनकी भूलने के योग्य है ही नहीं। अविस्मरणीय मतलब किसको भुलाया नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त वे पत्रकार भी थे, वक्ता भी थे, कुशल निबंधकार भी थे, उत्कृष्ट कवि भी थे। ठीक है, आप लिखते हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। ये लिखते हैं कि रोको जो तो अमंगल होय प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। ठीक है, जो कुछ न कहें तो प्रभुता, जो कुछ ना कहें तो एक प्रकार से प्रेम नशाइयाँ इस तरीके से हैं, जो कुछ मतलब कि जो रोकती हो तो अमंगल होता, तमाम प्रकार की चीज़ें मैंने पूरी व्याख्या आपको समझा रखी है। इस तरीके से बहुत चीज़ें लिखते हैं। अंधेर नगरी, अनभुज राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी नाम का नाटक, भारत दुर्दशा नाम का नाटक, विशस्य विस्मौसधम नाम का नाटक लिखते हैं। तो वो एक प्रकार से दुनिया के एकमात्र लेखक आप मान सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त हर एक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करी। बहुत कम उम्र भगवान ने इनको दी थी, उन्हीं उतने कम उम्र में इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के नायक के प्रारंभ का श्रेय भारतेंदु जी को ही जाता है। हिंदी एक प्रकार से हिंदी का पुनरुद्धारक या हिंदी के एक प्रकार से नवजागरण के बारे में इनका नाम आता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं आप। ठीक है, आपको बता दूं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्र को अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। इन्होंने एक प्रकार से गरीबी पर लिखा, पराधीनता पर लिखा, जो शासक लोग हम पर अत्याचार कर रहे थे इंग्लैंड के, मतलब जो अंग्रेजी शासन थे उस पर लिखा। उन्होंने हिंदी साहित्य के दायरे का बहुमुखी विकास किया, चौतरफा विकास किया। इनके लेखन में दोहा में रचनाएं लिखते हैं, चौपाई लिखते हैं, हर गीत का छंद, बरवे, कवित, सवैया, तमाम प्रकार के एक प्रकार से छंदों का वर्णन करते हैं। भारतेंदु जी के बृहत साहित्यिक योगदान के कारण ही 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 तक का जो समय काल है ये भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है बेटा। और इस तरीके से भारतेंदु युग में ही नहीं बल्कि एक प्रकार से हिंदी साहित्य में अमर हो जाने वाले एकमात्र लेखक और कवि रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेखन की शैली इनकी बड़ी जबरदस्त थी, उत्कृष्ट भाषा, सरल, सुबोध और प्रवाहगम्य थी। आपको एक प्रकार से पहली बार में इनके दोहे पढ़ेंगे तो समझ में तुरंत आ जाएंगे। कोई लाग लपेट की बातें नहीं थी, कोई एक प्रकार से नायिका भेद और ये सब वर्णन जो रीतिकाल में चलता आ रहा था उस परिपाटी को खत्म करने का प्रयास किया। जो समाज में एक प्रकार चीजें चल रही थी उस समाज को एक प्रकार से यथार्थ धरातल पर लाने का प्रयास भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक प्रकार सशक्त लेखक थे, एक बहुत जबरदस्त मनोहारी कवि थे, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप जैसे तमाम प्रकार की रचनाओं को लिखने वाले थे। तो कहीं ना कहीं पे ये बहुत विद्वान आदमी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। चूंकि इनको एक प्रकार से जो साहित्य की कला थी वो विरासत में भी मिली थी। इनके पिता गोकुलदास मतलब कि गिरधर दास जो थे इनके पिता, वो भी एक प्रकार से लेखक ही थे।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रसाद जी के काव्य का भाव पक्ष की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद छायावाद के उन नायक में से एक हैं, छायावाद के प्रवर्तक भी हैं। ये एक प्रकार से जो है जयशंकर प्रसाद सुघनी साहू परिवार से बिलोंग करते थे, ठीक है। बहुत विद्वान कवि ये भी रहे हैं, ठीक है, और लेखक भी रहे हैं। आपने ऐतिहासिक नाटकों के मतलब कि योगदान में बड़ा काम किया है। हिंदी गद्य, हिंदी पद्य में आपका देखते हैं छायावाद जो युग है इन्हीं के इशारों पर चलता है, जयशंकर प्रसाद के। और आप देखेंगे अगर नाटकों की श्रेणी में आएंगे तो हिंदी नाटकों में प्रसाद युग के नाम से एक पूरा का पूरा नाटक है। प्रसाद युग से पूर्व नाटक, प्रसाद उत्तर युग नाटक, यानी कि हिंदी नाटक में एक प्रकार से इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उपन्यास भी लिखी आपने, कहानियां भी लिखी, ऐतिहासिक नाटकों के लिए बेसिकली प्रसिद्ध हैं आप, ठीक है। और क्लिष्ट शब्दावलियों का प्रयोग भी करते हैं कहीं कहीं पर नाटकों में अपने, ठीक है। नाटकों में इनके गीत भी आपको मिलेंगे। चंद्रगुप्त नाटक लिखा, स्कंदगुप्त नाटक लिखा, ध्रुव स्वामिनी नाम का नाटक लिखा, ऐसे तमाम प्रकार के नाटक आपने लिखे। आकाशदीप नाम की कहानी लिखी, बड़ी फेमस कहानी है, ठीक है। कंकाल तितली और ये सब उपन्यास लिखे। इरावती नाम का उपन्यास लिख ही रहे थे, देहांत हो जाता है, इरावती अपूर्ण रह गया। इस तरीके से तमाम चीज़ें इन्होंने लिखी। चले प्रसाद जी का जो भाव पक्ष है, सबसे पहली बात, काव्य विषय में नवीनता का सृजन कर प्रसाद जी ने साहित्य को रूढ़िगत सीमाओं से मुक्त किया। उनके जागरण के साहित्य को छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवाद आदि नामों से पुकारा जाता है। कहीं न कहीं पे इनकी रचनाओं में छायावादी विचारधारा, रहस्यवाद का उद्घाटन और प्रगतिवादी विचारधारा भी आपको देखने को मिलेगी। यानी कहीं न कहीं पे जो शोषण और शोषक के विरुद्ध एक प्रकार से जो शोषण करने वाले हैं उनके खिलाफ विद्रोह भी आपको दिखेगा, और जो शोषित है उनके प्रति सहानुभूति दिखेगी। नारी का एक जबरदस्त वर्णन आपको दिखेगा, ठीक है। दूसरी बात, प्रसाद जी के समय में कवियों के दो वर्ग थे। एक वर्ग था जो श्रृंगार नाम पर नारी का अत्यंत स्थूल वर्णन कर रहा था, यानी उसके मांसल चित्रण कर रहा था, उसके शरीर का वर्णन कर रहा था, ठीक है, उसको भोग की वस्तु समझ रहा था। और दूसरा था वासनापूर्ण कर रहा, मतलब कि एक था एक प्रकार से उसके नारी का अत्यंत स्थूल वर्णन, यानी कि उनके शरीर का मतलब जबरदस्त ऊपर से केवल वर्णन, उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहा था, और एक था उसकी वासना का वर्णन कर रहा था, ठीक है। मतलब कि एक वो था स्थूल और वासनापूर्ण वर्णन कर रहा था, और दूसरा क्या, उसका विरोध कर रहा था। उस विरोधी एक प्रकार से गुट में शामिल थे कौन, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपक्तल में, नीर स्रोतसी या पीयूष स्रोतसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यह है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद यहाँ तक कहते हैं, किस तरीके से वर्णन करते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधुखुला अंग, खिले हों ज्यों बिजुली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। बादलों के बीच से जिस तरीके से, काले बादलों के बीच से या नीले अंबर के बीच से जिस तरीके से बिजली चमकती है गुलाबी गुलाबी, उस तरीके से श्रद्धा का जो एक प्रकार से वो खुला हुआ है, थोड़ा सा एक प्रकार से उनका जो खुला अंग है वो उसके नीले परिधान है, नीले कपड़े के बीच से थोड़ा सा अंग मानो एक प्रकार से बिजली की भांति चमक रहा हो। इस तरीके से किसी स्त्री के सौंदर्य का वर्णन करना अगर कोई सीखे तो जयशंकर प्रसाद से सीखना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि आपने यानी जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति को अपना उपादान बना करके मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया। मनुष्य और प्रकृति, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधुखलांग, यानी प्रकृति से मनुष्य के सौंदर्य की तुलना, प्रकृति से मनुष्य का यानी प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, प्रकृति को मानव स्वरूप में देखा गया है। ये थे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद बनना कोई आसान काम नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। जयशंकर प्रसाद एक कवि और लेखक की श्रेणी में हिंदी के दैवीय पैमाने नक्षत्र के रूप में हमारे समक्ष जगमगाते रहते हैं। प्रसाद जी के काव्य में द्विवेदी युग के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल माने होता है, कभी कभी क्या होता है, द्विवेदी युग में क्या था, किसी चीज का वर्णन खूब ज्यादा किया जाता था, कितना खूब ज्यादा वर्णन किया जाता था, लेकिन वही स्थूलता जो थी, वही स्थूलता मेरे प्यारे दोस्तों छायावाद में एक प्रकार सूक्ष्मता में आकर के परोसी गई। यानी कहने का मतलब डॉक्टर नगेंद्र हिंदी के बड़े आलोचक, वो ये एक प्रकार से कहने से अपने आप को रोक नहीं पाते कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यानी कि एक प्रकार से स्थूलता के खिलाफ छायावादी एक प्रकार से आंदोलन आता है और सूक्ष्मता के रूप में एक प्रकार से बहुत सारी बातें कह देते हैं। जहां आदर्श उन्मुखी रचनाएं लिखी जा रही थी द्विवेदी युग में, लोग अपने उसी परिपाटी पर, पुराने परिपाटी पर लिख रहे थे, उसी में जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा जैसे तमाम प्रकार के विद्वान आते हैं और तबाही मचा के रख देते हैं। यानी वो एक प्रकार छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह था, यह कहना डॉक्टर नगेंद्र का बिल्कुल सत्य है। और उसमें जयशंकर प्रसाद, अगर जयशंकर प्रसाद की विशेषताओं को आपने जान लिया तो पूरी छायावाद की विशेषताएं आपके दिमाग में रट गई मेरे प्यारे दोस्तों।
शायद कुछ बच्चों के दिमाग ऊपर से बातें चली जा रही होंगी, मुझे पता है हिंदी आपको समझ में कम आती है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को एक दो बार देख लिया, दिमाग में कंठस्थ कर लिया, आपको एक प्रकार से कुछ दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको इतना डीपली इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक प्रकार से आपको बता दूँ कि हिंदी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। हिंदी सब्जेक्ट से हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री मतलब प्राप्त की है, और वहाँ पर भी एक प्रकार से एक प्रखर बुद्धि वाले स्टूडेंट के रूप में एक प्रकार से मेरी प्रतिभा बनी हुई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप जाएँ और पूछ सकते हैं शुक्ला सर के बारे में, या हमारे बारे में पूछेंगे शिवम शुक्ला के बारे में, तो बच्चे बताएंगे आपको। हालांकि अब बच्चे तो जो है मैं 2023 का रहा हूं, ठीक है, 2023 वाले बैच 2022-23, ठीक है, में हमने मतलब कि 21 से 23 2 साल हमने एमए किया वहाँ से, ठीक है, और बड़ा ज़बरदस्त रहा वहाँ का। तो प्रसाद जी के काव्य में द्विवेदी युग की स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। प्रसाद जी प्रकृति के सौंदर्य से अधिक प्रभावित थे, प्राकृतिक सौंदर्य से अधिक प्रभावित थे। प्रकृति के प्रति नवीन दृष्टिकोण आप देखेंगे छायावाद में इन्होंने ही दिया है। प्रसाद जी प्रेम और यौवन के कवि थे, वे दुख के संयोग को ही जीवन मानते थे। कहते कि जीवन में दुख और सुख ये दोनों एक प्रकार से आने चाहिए। जयशंकर प्रसाद वहीं तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि एक प्रकाशु नाम का एक प्रकार से हिंदी साहित्य का जो मेघदूत कहा जाता है कि इस करुणा कलित हृदय में बिकल रागनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदनासीम गरजती, इस प्रकार की चीज़ें लिखते हैं। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, ऐसे देश के प्रति तो कहीं ना कहीं पे जयशंकर प्रसाद में जो एक कवि और एक लेखक की जितनी भी विशेषताएं या गुण या क्वालिटी होती वो सारी विद्यमान थी। किसी प्रकार का कोई रोक टोक या जयशंकर प्रसाद का कोई विरोध करे या जयशंकर प्रसाद का कोई गलत आलोचना करे तो मेरे हिसाब से वो नहीं कर सकता, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जैसा दैवी प्रमाण नक्षत्र मेरे हिसाब से कोई नहीं था। दुनिया का सबसे जबरदस्त रचना कौन सी है? रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस। उसके बाद छायावाद का रामचरितमानस कहा जाता है हिंदी साहित्य की एकमात्र रचना को, और वो है कौन सी? कामायनी नाम का महाकाव्य। कामायनी नाम का महाकाव्य मेरे पास रखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं। कामायनी में बेटा 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं कामायनी में? 15 सर्ग है। जयशंकर प्रसाद की रचना है ये। 30 जनवरी 1889 को आपका जन्म हुआ। हिंदी के कवि थे, नाटककार थे, कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार थे। हिंदी के छायावादी के 4 स्तंभों में से एक थे ये। 14 जनवरी 1937 को मृत्यु हो जाती है। बहुत कम समय में बेटा इन्होंने एक प्रकार से बहुत काम किया। ये जयशंकर प्रसाद की कामायनी नाम की रचना है। अगर आपके पास समय हो तो इसको आप खरीद करके जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कितने रुपए की पुस्तक आती है यहाँ पर, आप कभी खरीद के इसको पढ़ेंगे। ये सब रचनाएं अगर हिंदी से आपको एमए करना है, हिंदी में पीएचडी करनी है, तो आप जरूर इन चीज़ों को पढ़ेंगे, आपके लिए बहुत ही बेटर होगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलें, ये मेरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एमए का पेपर, ऐसे पेपर आया था, ये पेपर अभी इसमें रखा हुआ है। भारतेंदु साहित्य की प्रमुख विशेषताएं रेखांकित कीजिए। हिंदी नवजागरण में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान की चर्चा कीजिए। हिंदी उपन्यास में ये सब सारे क्वेश्चन आए थे, सब तबाही मचा करके चलाया था मैं, ठीक है। तो इसमें 15 सर्ग हैं बेटा। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं कामायनी में, ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कितने सर्ग हैं, सर्गों के बारे में लिखें। देखिए 15 सर्ग हैं, आप लोग नाम लिख लीजिएगा, सभी का नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला सर्ग है चिंता सर्ग। चिंता सर्ग से शुरू होता है और आनंद पर जाकर खत्म करते हैं। आप सोचो, कोई व्यक्ति चिंतित रहता है और वहां से चिंतित व्यक्ति आनंद पर जाकर खत्म होता है। यह है जयशंकर प्रसाद की विशेषता। जयशंकर प्रसाद किसी व्यक्ति को चिंता सर्ग से कामायनी की शुरू होती है। चिंता में कोई व्यक्ति है और वह आनंद पर जाकर के समाप्त करता है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, इस तरीके से जाकर के 15 सर्गों में कामायनी पूरी की पूरी बटी हुई है। बड़ी फेमस रचना बेटा, आप इसको जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। चले आगे देखते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं नीचे लगा दूंगा इस पुस्तक को, आप खरीद लीजिएगा, जिन बच्चों को खरीदना होगा मैं नीचे लगा दूंगा इसको, ठीक है। चले, उन्होंने सर्वर्थ वासना का विरोध कर प्रेम की स्वच्छंदता पर बल दिया। प्रेम में उनके एक प्रकार से वासना नहीं है, जो सेक्स वाली चीज़ें होती हैं जिसको लोग फोकस करते हैं, खास करके जो एक प्रकार से बिहारी के यहाँ आपको देखने को मिलेगा। जितने भी रीतिकालीन कवि हैं उनके यहाँ पर आपको दिखेगा कि काम वासना पर फोकस करके स्त्रियों का एक प्रकार से उनके रूप लावण्य का चित्रण किया जाता था, उनके एक प्रकार से बॉडी स्ट्रक्चर का, उनकी मदमस्त चाल का वर्णन करते थे, ठीक है, बल्कि उनके मांसल चित्रण करते थे। उसी का एक प्रकार से एक जबरदस्त तरीके से वर्णन, या उसको एक जो है सौंदर्य बोधात्मक तरीके से, या उसको मतलब कि वो वासनापूर्ण तरीके से ना देखना, ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद के यहाँ आपको मिलेगा। और उनके कारण ही आप देखते हैं पूरा
रूप मतलब पूरा वहीं से नारी का जो एक प्रकार से वासनात्मक चित्र था वो कहीं ना कहीं पे अलग जाने लगा। स्त्रियों की तुलना कैसे की जाती थी, किससे, कि भाई गजगामिनी है। गजगामिनी का मतलब क्या होता है, हाथी के जैसे चलने वाली स्त्री। गजगामिनी मतलब होता है कि मटक मटक कर स्त्रियां चलती हैं कभी कभी, तो उसी को बोलते हैं गजगामिनी। तो हिंदी में प्रायः स्त्रियों की चाल को हाथी से तुलना करी गई है। उनकी आंखों को एक प्रकार से मृग के समान तुलना करी गई थी, हालांकि इसको तो सभी ने ग्रहण किया। उनके मुखड़े की तुलना चांद से की गई थी, और आकर के जो गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा है। तो इस तरीके से आधुनिक कवियों ने एक प्रकार से बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ ललकारा, पुराने मापदंडों को तोड़ा, सब चीजें करी इसके तरीके से। कई सारी चीजें हैं, ठीक है। रेशम की तरफ जो है बालों को रेशमी जुल्फे कहा जाता है। आप देखते गाने वगैरह भी तमाम सारे चले, तो ये सब चीज़ें हैं, आप देखेंगे, आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका बेटा, प्रश्न आप देखें। सिद्ध कीजिए कि निराला जी प्रगतिवाद के अग्रदूत थे, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, निराला जी प्रगतिवाद के अग्रदूत रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, निराला जी ने सदैव अपने काव्य के माध्यम से अन्याय के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध और रूढ़ियों का विरोध हमेशा किया है। जो भी पुरानी रूढ़ियाँ थी, पुराने मापदंड थे, शोषण हो रहा था लोगों का, अन्याय के खिलाफ हमेशा आए, चाहे उनका टूक टूक सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करते थे निराला जी। छायावाद के रुद्र कहे जाते हैं। इनकी पुत्री का देहांत हो जाता, सरोज का देहांत हो जाता है, उसके याद में सरोज स्मृति हिंदी की लंबी कविता लिख देते हैं। आपको बता दूं, शोक गीत हिंदी साहित्य का कहा जाता है सरोज स्मृति को, ठीक है। इनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, मतलब कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज तक जो नहीं कि बड़े विद्वान आदमी थे, ठीक है। निराला जी का काव्य प्रगतिशील काव्य है, यानी कि प्रगतिशील काव्य इनका काव्य रहा है। ये मार्क्सवादी विचारधारा से थोड़ा बहुत जरूर प्रभावित थे, लेकिन उनसे कहीं आगे थे ये मार्क्स वगैरह से। आपका काव्य परतंत्र और शोषण के विरुद्ध ललकार है, यानी एक प्रकार से शोषण जो हो रहा था, लोगों का शोषण एक प्रकार जो कर रहे थे उनके खिलाफ जो है बोला है, और शोषितों के प्रति सहानुभूति आपको दिखेगी, ठीक है। प्रगतिवादी काव्यधारा में निराला जी का शीर्ष स्थान है, उसमें कोई दो राय नहीं, ये नंबर 1 पर रहते हैं हमेशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे बेटा, ये सब लघु उत्तरीय के दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न सभी तरीके से पूछे जा सकते हैं, आप आसानी से लिख पाइएगा। प्रश्न सिद्ध कीजिए कि निराला जी ओज, पौरुष और विद्रोह के कवि हैं। देखिए, निराला का शरीर पौरुष का प्रतीक था, बिल्कुल। उनका ऊंचा, मतलब कि उनका ऊंचा पूरा विशाल फुट शरीर, अस्तेज आंखें, तेजस्वी ललाट, आकर्षक केश राशि, घन गंभीर वाणी, ओजस्वी मुद्रा, एक बार भी दर्शन कर लेने वाले व्यक्ति के चित्त में सदा के लिए, उसके मन में हमेशा एक प्रकार से उसको प्रभाव डालती रहती है, यानी बहुत दैवी प्रमाण नक्षत्र के रूप में जगमगाया करते थे। उनका शरीर गठन यूनानी देव प्रतिमाओं के का स्मरण कराने वाला था। जैसा उनका व्यक्तित्व था बेटा, वैसा ही उनका ओजस्वी स्वभाव था। स्वभाव और व्यक्तित्व उनका जैसा था, वैसा ही उनका पौरुषपूर्ण काव्य भी उनके जीवन में एक प्रकार से मिलता है। जिन्होंने निराला जी की कविता पाठ करते हुए देखा होगा, सुना होगा, उनकी ओजस्वी वाणी और सिंहवत भंगिमा को कभी वो भूल नहीं पाएंगे। वो एक प्रकार से कविता का पाठ भी करते थे मंच पर जाकर के, लोग उनको सुनते रहते थे। उस समय बैठे हुए वे समाधि शंकर और खड़े हुए प्रलंकार रुद्र से लगते थे। ऐसा कहा गया कि एक प्रकार जब वो बैठते थे तो लगता था समाधि वाले शंकर बैठे हैं, और जब वह एक प्रकार से खड़े होकर के वाचन करते थे तो लगता था कि प्रलयकारी रुद्र आ चुके हैं, जो एक प्रकार से नर्तकी मुद्रा में कि जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तंग मालिकाम टमट डमट डमट ननाट बट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनुत्वना शिवा शिवम। इस तरीके से लग रहा था कि वो एक प्रकार जिस तरीके से जो है शिव तांडव करते, एक प्रकार से उस पर नृत्य करते हुए भगवान शंकर जो है दिखाए जा रहे थे कि जटा भुजंग पिंगलम, ठीक है, इस तरीके से दिखाया जा रहा था। जटा कटाह संभ्रमम निलिप लिप निर्झरी बिलोल बच्च बल्लरी विराजमान मूर्धनि धकत धकत धवत जल्लभ ललाट पट्ट पावकी किशोर चंद्रशेखर रति प्रत्यक्षणम ममा धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंध बंधुरा अफुरद गिद्ध संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्धुरापति कचित दिगंबरे मनो विनोद में तो वस्तुनि, इस तरीके से दिखाई पड़ रहे थे। तो वो है एक प्रकार से निराला जी। इसीलिए निराला को छायावाद का शंकर कहा जाता है, छायावाद का रुद्र कहते हैं, क्योंकि बैठते हैं तो समाधि वाले शंकर दिखते हैं, और खड़े होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो किस तरीके से दिखते हैं, वो खड़े होते हैं तो लगता है कि एक प्रकार से पूरी पृथ्वी कपने लगेगी, मंच एकदम से हिलने लगता था। वो लंबा कद, वो ओजस्वी ललाट, वो एक प्रकार से निगाहें एकदम से रौद्र भरी निगाहें, उस तरीके से लगता था कि भाई कोई काव्य पाठन कर रहा है। इनके मुख से अगर श्रृंगारिक चीजें अगर आप बताओ तो उतना जबरदस्त नहीं लगेंगी, लेकिन रौद्र वाली चीजें आप देखते तो ओजस्वी कवि रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। आगे देखते हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, तबाही मचा दो भाई, तबाही मचा दो। इस वीडियो को शेयर इतना कर दीजिएगा कि दुनिया का एक प्रकार से क्या बताऊं कि हिंदी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं सभी लोग एक प्रकार से इस वीडियो को देखें, उनको लगे कि हाँ हिंदी में कितनी ताकत है और हिंदी कितनी आगे बढ़ चुकी है। हिंदी के निराला को समझे, वो प्रसाद को समझे, पंत को समझे, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा को समझे, तुलसीदास को समझे, कबीरदास को समझे, सबको समझे, जाने इनके बारे में। एक बार बस
और नाच तू श्यामा कहा गया इनके बारे में कि एक बार बस और नाच तू श्यामा, सामान सभी तैयार, कितने ही हैं असुर चाहिए, कितने तुझको हार, कर मेखला मुंड मालाओं से बन मन अभिरामा, एक बार बस और नाच तू श्यामा, इनके बारे में कहा गया। अगला क्वेश्चन आ चुका निराला की रचना है तुलसीदास के बड़े एक प्रकार से जो है आलोचक या तुलसीदास के बहुत बड़े मतलब फेवरेट रहे हैं। तुलसीदास को एक प्रकार से अपना फेवरेट कवि मानते थे ये। तुलसीदास नाम की एक रचना लिखते हैं बेटा, ये कौन सी रचना लिखते हैं? तुलसीदास नाम की एक रचना लिखते हैं। ये कौन सी रचना लिखते हैं? तुलसीदास नाम की एक रचना लिखते हैं, ठीक है। साहित्यिक सौंदर्य इसी तुलसीदास कविता का निरूपित कीजिए, आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित 2022 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए तुलसीदास रचना प्रकाशित होती है 1939 में। तुलसीदास निराला जी की का सर्वश्रेष्ठ काव्य पाठ रहा है या उनकी काव्य रचना रही है। हिंदी का अत्यंत उच्च कोटि का खंड काव्य रहा है तुलसीदास के ऊपर जो लिखा गया है। इसकी वस्तु योजना नाटकीय गरिमा से पूरी एकदम से भरी पड़ी है। कथा वस्तु कई मोड़ों पर पार करती हुई अंतिम परिणति तक पहुंचती है, यानी कथा में एक प्रकार से कई मोड़ आते हैं, कई दृश्य आते हैं। वे इसमें मध्यकालीन भारतीय दुर्व्यवस्था के चित्रण के साथ तुलसी के जीवन वृत्त को भी प्रस्तुत करते हैं। निराला की इस रचना में छायावादी कला का विकसित और प्रौढ़ रूप दिखाई पड़ता है, यानी छायावाद का एकदम से पूरा वर्णन आपको यहाँ पर दिखेगा। कविता मनोवैज्ञानिक ढंग से अपने सामयिक समस्या का निदान प्रस्तुत करती है। कविता की महत्ता इस तथ्य में है कि एक बहुत सी क्षीण पर अत्यंत प्रसिद्ध कथानक जो तुलसीदास के जीवन के संदर्भ में लोक व्याप्त है, तुलसीदास चूँकि लोक नायक थे, उनको आधार बना करके अपने समय को परतंत्रता बोध से उबारने का मंत्र देती है, ठीक है। कविता का प्रारंभ भारतीय संस्कृति के पतनशील दृश्यों से आरंभ होता है, यानी जिस तरीके से भारत दुर्दशा मतलब कि भारत उस समय था, भारत की जो सिचुएशन थी उससे उबरने के लिए ये कविता लिखने के पर मजबूर हो जाते हैं ये, जैसे मतलब कि ये क्या नाम है जो है निराला जी, ठीक है। अगले विद्वान है आपके पंत जी। पंत जी की अगर बात की जाए, सुमित्रानंद पंत इनका पूरा नाम है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। तो पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। इस कथन के आधार पर पंत जी के प्रकृति चित्रण पर प्रकाश डाले, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए प्रकृति आदिकाल से ही पुरुष की सहायिका रही है। जहाँ पुरुष है वहाँ प्रकृति है, और जहाँ प्रकृति है वहाँ पुरुष है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रकृति और पुरुष का अन्योन आश्रित का संबंध है, यानी कि तनी तू हमें देखो तनी हम तुमका देखी, यह मेयर है। प्रकृति और पुरुष का वह संबंध है जैसे कि स्त्री पुरुष के संबंध है। प्रकृति पुरुष का वही संबंध है जो शिक्षा और दर्शन का है। प्रकृति पुरुष का वही संबंध है जो एक सिक्के के दो पहलू का होता है, एक हेड है तो दूसरा टेल है, दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक के बिना दूसरे का और दूसरे के बिना मतलब कि पहले का, दोनों का एक प्रकार से कोई अलग अस्तित्व नहीं होता। प्रकृति की ममता भरी गोद में बैठ करके पुरुष माँ जैसा स्नेह प्राप्त करता है, यहाँ तक कि कुछ क्षणों के लिए यह सब कुछ भूल जाता है। प्रकृति की ममता भरी गोद में बैठ करके वह जिस शांति का अनुभव करता है मेरे प्यारे दोस्तों, वह शांति आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। प्रकृति रूपी माँ अपने पुत्र रूपी पुरुष को एक प्रकार से जब अपनी गोद में बैठाती है, तब आपको लगता है कि हाँ ऐसा सुखांत वर्णन आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। और प्रकृति का ऐसा मनोरम वर्णन अगर कहीं पर आपको मिलता है तो पंत के यहाँ आपको मिलता है। यद्यपि आज मानव नगरों की ओर अधिक झुका हुआ है, शहर का कृत्रिम वातावरण उसे बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी यदा कदा यानी कि जहाँ तहाँ इस नकली वातावरण को छोड़ करके प्रकृति से मिलने के लिए विवश हो जाता है। आप देखते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी, आप देखते हैं कि जंगलों मतलब कि ऐसे जगह पर घर बनाते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से वो अपने बाग बगीचे अपने छत पर लगाते हैं। लोग जानते हैं कि प्रकृति ही सबसे बेस्ट है। इससे स्पष्ट है कि प्रकृति के प्रति मानव को विशेष अनुराग रहा है, इसलिए मानव द्वारा रचित काव्य में प्रकृति का वर्णन स्वाभाविक सी बात हो जाती है, क्योंकि प्रकृति के बिना वह एक कदम भी आगे चल नहीं सकता मनुष्य। तो पंत जी को प्रकृति चित्रण की प्रेरणा उनकी जन्मभूमि कौसानी से प्राप्त हुई। कौसानी नामक स्थान जहाँ पर उनकी जन्म हुआ था। कौसानी प्रकृति की सुरम्य स्थली है, इसलिए प्रकृति उनके रोम रोम में बसी हुई थी पंत जी के। अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ ने जन्मभूमि का महत्व बताते हुए कहा कि मेरी आत्मा को अंकुरित होने का बहुत अनुकूल समय मिला मेरी जन्मभूमि में। मैं प्रकृति के सुंदर और उग्र रूप से प्रतिपालित होता हुआ बढ़ा और मैं अपने स्थान में ही सौभाग्यमान था, एक प्रकार से उन्होंने कहा। इसी प्रकार अंग्रेजी कवि वायरन ने प्रकृति के बारे में कहा कि मैं मनुष्य से कम प्यार नहीं करता पर प्रकृति को मनुष्य से भी अधिक प्यार करता हूँ, उन्होंने ये कहा। पंत जी ने इसी तथ्य को स्वीकार करते हुए आधुनिक कवि नामक पुस्तक की भूमिका में लिखा कि कविता की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली। प्रकृति को जब मैंने देखा नज़दीक से तब मुझे कविता की प्रेरणा मिली, ठीक है, जिनका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है, ठीक है। पंत का प्रकृति से अभिन्न संबंध रहा है। उन्होंने लिखा कि प्रकृति निरीक्षण और प्रकृति प्रेम मेरे स्वभाव के दोनों अभिन्न अंग बन गए हैं।
जिनसे मुझे जीवन के अनेक संकटपूर्ण क्षणों में जो है आमोस सांत्वना मिलती है। प्रकृति के संबंध में पंत जी का निजी दृष्टिकोण था अपना उनका। वो कहते थे पंत जी, क्या कहते थे पंत जी बेटा, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। पंत जी कहा करते थे, प्रारंभ से प्रकृति के चरणों में ही हम रहे हैं। प्रकृति में उन्हें सदैव मतलब की रहस्यात्मकता के दर्शन हुए हैं। प्रकृति में भगवान के दर्शन करते हैं। ठीक है, न जाने प्रकृति से कौन निमंत्रण देखता मुझको मौन, मौन निमंत्रण। तमाम प्रकार की प्रथम रश्मि आ धरती कितना देती है, तमाम प्रकार की रचनाएं आप देखेंगे। ठीक है, पल्लव गुंजन बीड़ा ग्रंथि, ठीक है, वह सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन प्रकृति का साथ किसी भी तरीके से वो नहीं छोड़ सकते थे। प्रकृति का साथ छोड़ना उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न था। अपने काव्य में जिधर मुड़े हैं प्रकृति को अपने साथ लिए हैं। पंत जी ने प्रकृति का संबंध मानव जीवन से जोड़ा है और प्रकृति के भीषण स्वरूप में वे भी कोमलता के दर्शन उनको किए उन्होंने किया है। जहाँ पर प्रकृति का रूप अत्यंत भयंकर है, वहाँ पर वो उन्हें भी एक प्रकार से मृदुलता प्राप्त हुई है। पंत जी नश्वरता में भी कोमलता के दर्शन किए हैं। उन्होंने जहाँ पर वर्णन और मतलब प्रकृति उतना सुरम ना भी दिखती है, उसको इतना ज़बरदस्त तरीके से वर्णन करते हैं कि लोगों को उसके प्रति जो है प्रेम ही हो जाए। उनकी रचनाओं में कठोरता का चित्रण नहीं के बराबर किया गया है। हाँ, उनकी परिवर्तन कविता जो उनकी है, कहीं कहीं में प्रकृति का भीषण और उग्र रूप दिखाई पड़ता है, कठोर रूप दिखाई पड़ता है, परंतु और कई रचनाओं में उनको सारे में प्रकृति का जो मधुरम में रूप है वही दिखेगा। लेकिन वहाँ कवि की दृष्टि अत्यंत संकुचित रही है और ज़्यादा उसने एक प्रकार से उग्र और भीषण चीज़ों पर नहीं दिया है। प्रकृति का जो सुकुमल चीज़ें थीं उसी पर वर्णन किया, इसीलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो इस तरीके से आप इनके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, ये थे प्रकृति के सुकुमार कवि जो है सुमित्रानंद पंत। छायावाद की जो दुर्गा है महादेवी वर्मा जी, आधुनिक युग की मीरा। जान लेते हैं इनके बारे में प्रश्न क्या आता है। महादेवी जी के गीतों में प्रेम और विरह की गहरी अभिव्यंजना है। उदाहरणों से व्याख्या सिद्ध कीजिए। 2023 में आया था। महादेवी वर्मा ने मन की अनुभूतियों को अपने काव्य में मर्मस्पर्शी, गंभीर तथा तीव्र संवेदनात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करी है। यानी कहीं ना कहीं पे इन्होंने एक प्रकार से इनके गीतों में विरह और प्रेम, इन दोनों का एक प्रकार से अंतर संबंध दिखाई पड़ेगा। चूँकि इनके जीवन में विरह भी रही है और चूंकि इन्होंने कहा कि मैं नीर भरी दुख की बदली, क्रंदनों में चिर निस्पंद बसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों पर निर्झरड़ी मछली। ठीक है, तो जीवन में छायावाद के जितने भी कवि, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, चाहे निराला हो, चाहे पंत हो, चाहे ये हो महादेवी वर्मा जी, सभी के जीवन में दुख रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे दुख इनके जीवन में रहा है, तो प्रेम और विरह की गहरी अभिव्यंजनाएं इनके काव्यों में, इनके गीतों में जरूर दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा के काव्य का प्राण तत्व प्रेम और विरह वेदना ही रहा है। ध्यान, ये सब पॉइंट ध्यान रखेंगे। ये महादेवी वर्मा के काव्य का प्राण तत्व क्या रहा है? प्रेम और विरह वेदना रही है। इन्होंने अपने काव्य में आत्मा और परमात्मा के वियोग को विरह अनुभूति के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी जिस तरीके से एक आत्मा परमात्मा से अलग हो जाती है और आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तत्पर रहती है, उसी तरीके से एक प्रेमी प्रेमिका के बारे में बताया। प्रेम के अभिव्यक्ति पर गीत जो है उन्होंने लिखा। कौन सा गीत लिखा भैया? ये गीत आपके समक्ष प्रस्तुत है कि जो तुम आ जाते एक बार, किनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पथ पखार, जो तुम आ जाते एक बार। ये देखिए कविता, मतलब ये गीत कविता है कि जो तुम आ जाते एक बार, मतलब पढ़ेंगे इसको, गाएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त गाएंगे। गे पद में है। ठीक है, क्योंकि मुझे गाना वाना आता नहीं तो इस वजह से मैं गा नहीं पाऊँगा। किन्हीं करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। और भी कई तरीके हो सकते हैं, बट जो मुझे पता था मैंने आपको बताया। विरह को जीवन का ध्येय मानने वाली महादेवी वर्मा की विरह अनुभूति आत्मगत शैली में प्रस्फुटित हो गई है। पंत कहते हैं, पंत क्या कहते हैं? पंत कहते हैं वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कविता कोई ऐसे नहीं लिख देता। विरह वेदना जो झेलता है वो कविता को और अच्छे तरीके से लिखता है।
ठीक है। और महादेवी जी के जीवन में आप देख ही रहे हैं, महादेवी वर्मा की विरह अनुभूति आत्मगत शैली में है, प्रस्फुटित हुई है। उनके मतलब कोई बनावटी नहीं दिखता है, लगता है कि हाँ वास्तव में ऐसी विरह हो सकती है। क्या लिखा कि पर शेष नहीं होगी मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। इस तरीके से लिखने का काम कोई हिम्मत कर सकता है तो वो कौन है? वो एक प्रकार से हिम्मत की क्या बात है, इस तरीके के व्यक्ति वही लिख सकता है जिसके जीवन में पीड़ा की अपार एक प्रकार से चीज़ें रही हो, जिसका जीवन दुखमय रहा हो, जिसके जीवन में विरह रही हो, जो विरह को झेला होगा, वही अच्छे तरीके से इतना ज़बरदस्त लिख पाएगा। और महादेवी वर्मा जी ने क्या लिखा? पर शेष नहीं होगी मेरे प्राणों की कीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, यानी पीड़ा ही जीवन का रहा। आगे महादेवी वर्मा जी के काव्य में वेदना और करुणा का भाव स्पष्ट करें। महादेवी जी काव्य के वेदना और करुणा का भाव। पहली बात भैया, महादेवी जी के काव्य का स्थानीय भाव अलौकिक प्रणय एवं रहस्य अनुभव है। अलौकिक माने होता है इस लोक से नहीं, अलौकिक आत्मा और परमात्मा के संबंध की बात करती हैं। आपको लगता जरूर है कि स्त्री प्रेम की बात करती हैं, लेकिन उसी स्त्री प्रेम में वो परमात्मा और आत्मा रूपी एक प्रकार से रहस्यवाद छुपा हुआ है। वेदना, करुणा, निर्वेद उसके सहचर बनकर के उपस्थित हुए हैं। मृत्यु उनके लिए निर्वाण समान है, यानी मृत्यु का कोई खौफ नहीं है। मृत्यु का मतलब क्या होता है? निर्वाण। निर्वाण मतलब मोक्ष, छुट्टी पाना, ठीक है, इस जीवन से मुक्ति पाना, यही है। महादेवी जी के काव्य में वेदना, करुणा और दुख को क्रमशः करुणा भाव और वेदना भाव की संज्ञा दी गई है। महादेवी जी ने वेदना या पीड़ा को प्रणय के अर्थ में प्रयोग किया है। वेदना या पीड़ा के साथ प्रायः मधुमेह या मधुर विशेषण इसमें प्रयोग की है महादेवी वर्मा जी ने। पीड़ा है, प्रेम की पीड़ा है, लेकिन वो प्रेम की पीड़ा जो है वो भी मधुर भाव में स्पष्ट होती बेटा। किस भाव में? मधुर भाव में स्पष्ट होती है, ठीक है। हाँ, पांचवी विशेषता, महादेवी जी की वेदना अनंत प्रिय के प्रणय की वेदना है। अनंत प्रिय की प्रणय की वेदना है, आत्मा से परमात्मा के मिलन की एक प्रकार से विरह है। तो इस तरीके से महादेवी जी के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, जो बच्चे एक प्रकार से इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या इससे पहले जितने भी हुए हिंदी का सभी चैप्टर का पीडीएफ पूरा का पूरा सिलेबस कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, या आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें प्राप्त करना सकते हैं इंपॉर्टेंट, तो SMS करें तुरंत 9161 93 60 62। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ उपलब्ध है। सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ जो कि आपकी परीक्षा में आने वाला, आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज से रिलेटेड है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है, क्रैश कोर्स टाइप की व्यवस्था कर दी गई है। आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है। मात्र 100 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और उससे पहले आपको पर्सनली सभी सब्जेक्ट के जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उन सभी सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। मॉडल पेपर के, महासंग्राम रिवीजन क्लास के, चैप्टर वाइज जो भी आप कहेंगे सर व्यवस्था। वैसे तो मैं इसमें मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास और ये सब पीडीएफ सेंड कर दूंगा, चैप्टर वाइज भी सेंड कर दूंगा, आपका जो मन होगा पढ़िएगा। लेकिन सजेस्ट है कि मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास और मैराथन क्लास, यही सब आपको इस समय देखना है। यही सबसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे, 3 मेजर सब्जेक्ट का, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, सभी का आपकी व्यवस्था कर दी गई है। जिन बच्चों को जुड़ना है फटाफट से जुड़ जाइएगा। आप किसी यूनिवर्सिटी आप हमसे जुड़ सकते हैं, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय वाले बच्चे आप जल्दी ले लीजिए, जुड़ जाइए, क्योंकि आप में यही सब आने वाला है। आपको बता चुका हूँ फूड न्यूट्रिशन में आपका पूरा पेपर मैंने फंसवा दे, गर्ल्स बॉयज सभी का, तो आप जुड़ सकते हैं। डीडी वाले बच्चों के लिए एक प्रकार से व्यवस्था कर दी गई, 250-300 क्वेश्चंस की नंबर के साथ पीडीएफ मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव वाले के लिए, ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़, प्रोफेसर रज्जू भैया सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, MJPRU बरेली, BU झांसी, इन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिहार वगैरह के विश्वविद्यालय के लिए सभी के लिए ये लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है। तो जिन बच्चों को जुड़ना है फटाफट से SMS करें 91 93 60 62 पर जुड़ जाए हमारे साथ, ठीक है। एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। अगर आपके पास पैसे या आपके पास नहीं, मतलब नहीं है ये सब स्कैनर वगैरह सेंड करने वाला, या आप गूगल पे, फ़ोन पे ये सब नहीं चलाते, तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हो, ठीक है। चले
आगे देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न तीव्र गति से आप समझने का प्रयास। शोध की परिभाषा देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डाली। 2022-23 में प्रश्न आया हुआ है। देखिए शोध से एक प्रश्न आपका आएगा। शोध जो है ये शुद्ध धातु में अच प्रत्यय लगाने से बना है शोध शब्द, ठीक है, जिसके अर्थ कई होते। पहला है शुद्ध करना या बनाना, शोध का अर्थ होता है पहला। दूसरा अर्थ होता है कमी त्रुटियां आदि ठीक या दुरुस्त करना, ये शोध का अर्थ होता है दूसरा। तीसरा अर्थ होता है छिपी हुई तथा रहस्यपूर्ण बातों की खोज करना, ये भी खोज का अर्थ होता है, यानी कि नई बातों की खोज करना, ये भी शोध का मतलब होता है। चौथा अर्थ शोध का ये होता है बेटा कि ऋण चुकाना, ठीक है। पांचवा होता है जांच परीक्षण करना या अच्छी तरह जांच पड़ताल करके उसके संबंध में कोई मत या कोई विचार स्थिर किया गया हो, ये शोध के 5 अर्थ होते हैं। आप लोग एक प्रकार से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। समय चूंकि कम है इस वजह से मैं तीव्र गति से आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए WS मुनरो कहते हैं कि अनुसंधान या शोध, अनुसंधान और शोध का मतलब एक ही होता है। अनुसंधान उन समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिसका अपूर्ण अथवा पूर्ण समाधान तथ्यों के आधार पर ढूंढना होता है, यानी कि तथ्य के आधार पर हम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी घटना के बारे में डीपली रिसर्च करते हैं और उसके बारे में जान पाते हैं, ठीक है। अनुसंधान के लिए तथ्य लोगों के मतों के कथन, ऐतिहासिक तथ्य, लेख अथवा अभिलेख, परखों से प्राप्त फल, प्रश्नावली के उत्तर और प्रयोगों के आधार या प्रयोगों के प्राप्त सामग्री हो सकती है। यानी आपने कोई प्रैक्टिकल किया और आपके समक्ष कोई डाटा मिल गया तो वो हो सकता है, ठीक है। प्रश्नावली यानी आपने किसी के पास प्रश्न की श्रृंखला भेज दी, उसने उत्तर लिख करके भेज दिया, वो, ठीक है। ऐतिहासिक तथ्य कोई होगा, कोई लेख है, तमाम लोगों के कथन है, ठीक है। अनुसंधान के तमाम तथ्य एक प्रकार से मिले हुए हैं तमाम, तो वो सब एक प्रकार से शोध के लिए उपयोगी होते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं स्थूल अर्थों में नवीन और विस्मित तत्वों के अनुसंधान को शोध कहते हैं। वे इसे ज्ञान साहित्य के पुनर्मूल्यांकन और नई व्याख्याओं का सूचक मानते हैं कि भाई नई व्याख्या वगैरह या जो एक प्रकार से दूसरा मूल्यांकन करना होता है किसी भी चीज़ का, तो इससे शोध के द्वारा ही संभव पाता है। किसी चीज़ की नई व्याख्या करनी हुई या नए मत देने हुए, तो इसके लिए सार्थक जीवन की समझ एवं समय समय पर उस समझ का पुनर्मूल्यांकन, नवीनीकरण का नाम ज्ञान होता है और ज्ञान की सीमा का विस्तार करना ही शोध कहलाता है। तो ज्ञान की सीमा का विस्तार करना ही शोध होता है। ज्ञान क्या होता है? समय समय पर जो है उस समझ का मतलब कि जो एक प्रकार सार्थक जीवन की समझ है, इस समझ का समय समय पर पुनर्मूल्यांकन करना, दोबारा समझना, ठीक है, नवीनीकरण करना उसमें नया, यही सब ज्ञान है। और ज्ञान की सीमा का विस्तार करना ही शोध होता है या रिसर्च होता है या अनुसंधान होता है, अन्वेषण होता है। अन्वेषण, शोध, रिसर्च, ये सब एक ही बात है, ध्यान रखेंगे। शोध का महत्व परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा आता रहा है। देखिए शोध का महत्व कई सारा है। पहला महत्व यह है कि शोध से व्यक्तित्व का बौद्धिक विकास होता है। व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी का जो इंटेलिजेंस डेवलपमेंट होता है, शोध से एक प्रकार से क्या होता है, रिसर्च करने से आपका जो इंटेलेक्चुअल पावर है, जो इंटेलिजेंस है, वो आपका डेवलप होता है, बौद्धिकता में आपके वृद्धि होती है। दूसरी बात, शोध जिज्ञासा मूलक प्रवृत्ति को संतुष्टि प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति जो कि एक प्रकार से हर चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं, उन व्यक्तियों के लिए शोध बहुत जरूरी होता है, उनको संतुष्टि देने के लिए। तीसरी विशेषता, तीसरा महत्व यह है कि शोध मानव ज्ञान को विकसित और परिमार्जित कर उसे दिशा प्रदान करता है, ठीक है। मानव ज्ञान को एक प्रकार से विकसित करता है, मनुष्य को एक नई समस्या की समाधान के लिए एक प्रकार से एक रास्ता तैयार करता है। शोध पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में सहायक होता है। पूर्वाग्रह क्या होती है? जैसे कि आपने किसी दूसरे के बारे में कोई धारणा पहले से बना रखी है, या किसी वस्तु के बारे में, किसी जगह के बारे में धारणा बनेगी फलाने जगह भूत रहता है। अब उस आप कोई व्यक्ति जा करके उस जगह पर रात भर बैठ करके भूत ना मिले उसको कैमरे में पूरा कैद कर ले, रिसर्च करे कि भूत है कि नहीं है, तो एक प्रकार से वो आकर के बताएगा कि भूत नहीं होते या भूत होते हैं, जो भी रिसर्च में मिला हो। तो एक प्रकार से जो पूर्वाग्रह किसी वस्तु, किसी स्थान के बारे में बना हुआ पूर्वाग्रह खत्म होगा, किसके द्वारा? शोध के द्वारा, ठीक है। पांचवी बात, शोध से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान भी होता है। इसके अलावा शोध ज्ञान के विविध पक्षों में गहनता और सूक्ष्मता का समावेश करता है, यानी किसी भी मुद्दे पर एक प्रकार से बहुत गहनता यानी डीपली से और बहुत सूक्ष्म, बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करने वाला शोधी होता है। ये सब शोध की विशेषताएं, शोध की क्वालिटी, शोध के गुण, शोध का महत्व, ये सब होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, शोध सामाजिक विकास का ज्ञान कराता है और उसके विकास में सहायता भी करता है। इसके अलावा शोध अनेक नवीन कार्यविधियों और उत्पादों को विकसित करता है, जिससे नए नए तमाम प्रकार की जानकारी हमको मिलती रहती है। इसके अलावा शोध में सांस्कृतिक उन्नति का रहस्य भी मिला हुआ होता है। इससे संस्कृति की उन्नति होती है, कल्चर आगे बढ़ता है, डेवलप होता है, सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा आपका 10वां है, शोध तरह तरह के नए नए सत्यों
यानी कि जो सत्य होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, उनकी खोज करता है, अज्ञान को मिटाता है, सत्य की प्राप्ति हेतु उत्कृष्टतर विधियाँ और श्रेष्ठ परिणाम उपलब्ध कराता है। तो ये सब शोध के द्वारा ही संभव हो पाता है, यह बात आप ध्यान रखें। तो शोध जो होता है इसके सभी महत्व होते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, शोध से प्रश्न आएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है कि सिद्ध कीजिए कि साहित्य का संक्षिप्त परिचय, मतलब साहित्य का, सिद्ध साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 2023 में प्रश्न पूछा गया। सिद्ध साहित्य बेसिकली सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, ये सब आदिकालीन साहित्य के भाग हैं। सिद्ध साहित्य बेसिकली जो है ये बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा जो है उसका प्रचार करने के उद्देश्य से सिद्धों ने जो साहित्य लोक भाषा में लिखा वह मतलब कि वह हिंदी सिद्ध साहित्य के नाम से जाना था। यानी कि जो ब्रजयान शाखा है, बौद्ध धर्म में हीनयान और ब्रजयान में दो में बटे हैं, ठीक है। और जो जैन धर्म है दिगंबर और पैगंबर, मतलब कि दिगंबर और एक प्रकार से दिगंबर और एक और आपका है श्वेतांबर और दिगंबर, दो भागों में बटे हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म जो ब्रजयान शाखा है उसी को प्रचार करने के लिए जो सिद्ध लोग थे, सिद्ध जो थे, ठीक है, उन लोगों ने जो लिखा लोक भाषा में लिखा उसी को सिद्ध साहित्य के नाम से जानते हैं। सिद्ध कवियों की परंपरा बौद्ध धर्म के विकृत रूप के अंतर्गत आती है। सिद्धों ने वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, जाति भेद, यज्ञ, इन सभी को अनावश्यक माना, इन सभी का विरोध किया, ठीक है। वेदों का विरोध किया, उपनिषदों का विरोध किया, हालांकि लिखा उसी में से सब उठा उठा करके इधर उधर से, लेकिन विरोध खूब किया, ठीक है। ये सब अनावश्यक मानते हुए कहा कि भाई परोपकार अच्छा होता है, दान देना, दया करना, ये सब उपदेश दिया कि भाई परोपकार करो, दान दो, दया करो किसी दूसरों पर, ये सब बातें बताई। और ये सब पहले परोपकार, दान, दया, ये सब वेदों में बातें लिखी हुई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में लिखी हुई हैं, ठीक है। पंडित राहुल संकीर्त्या ने 84 सिद्धों का उल्लेख किया है। सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 थी। सिद्धों नाथों की संख्या कितनी? 9 नाथ थे, 84 सिद्ध थे, जिनमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। यानी सरहपा जो है पहले कवि हैं, ठीक है, हिंदी के। सरहपा, सबरपा, लुईपा, डोम्भिपा, कणहपा, कुकुरिया, बिरपा, गुंडरिया, तिलोपा, कामलिपा, ठीक है, मिहिंडा, कर्णपा, जयबाणी, धामपा, ये तमाम प्रकार के सिद्ध हुए हैं। तो ये सब एक प्रकार से चर्या गीत और दोहा कोश में एक प्रकार से इनकी रचनाएं विभक्त हैं। तो कई लोगों ने लिखा है। तो सरहपा, सबरपा, लुईपा, ये सब बड़े फेमस है। कुकुरिया भी एक इसी में से है। कुकुरिया मतलब वो आप लोग गलत मत समझिए, ये कवि मतलब यही है, सिद्ध है एक, ठीक है। तो ये सब सिद्धों की परंपरा है। सिद्धों के नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जिसमें भी पा लास्ट में लगता है वो सब सिद्ध साहित्य के ही हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जिसमें लास्ट में नाथ लगता है नाथ साहित्य के हैं, ठीक है। नाथ साहित्य के जो वो हैं वो गोरखनाथ हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए अथवा ज्ञानासरी शाखा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक हैं गोस्वामी, मतलब वो क्या नाम है उनका, कबीरदास जी। तो कबीरदास जो है ज्ञानासरी शाखा की प्रमुख विशेषताओं को बताते हैं, मतलब उनकी रचनाओं में आपको देखने को मिल जाएगा। इस्लाम का एकेश्वरवाद, मतलब एकेश्वर वेदांत का ब्रह्मवाद, मतलब इस्लाम का एकेश्वरवाद, वेदांत का ब्रह्मवाद, सूफी और वैष्णव का अहिंसावाद, इन तीनों को मिला करके जो बना वो बना संत संप्रदाय का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इस्लाम का एकेश्वरवाद, वेदांत का जो ब्रह्मवाद था, ब्राह्मणवाद, सूफी और वैष्णवों का जो अहिंसावाद था, इन सभी को मिला करके बनता क्या है, संत संप्रदाय, यानी कबीरदास वाला, ठीक है। दूसरी बात, इस शाखा के भी संत, मतलब इस शाखा के जो कवि थे वो संत कहलाए। सभी ने ज्ञान को महत्व दिया, इसीलिए इसको ज्ञानाश्रयी कहा गया। तीसरा था निर्गुणवादी, सभी संत नाम की उपासना पर अधिक जोर देते थे, यानी नाम उपासना पर, यानी संत को एक प्रकार से गुरु की महत्ता होती थी यहाँ पर, ठीक है। और निर्गुण ब्रह्म को मानते थे, यानी कि भगवान का कोई आकार वाकार नहीं होता है, ठीक है। भगवान जो होते हैं वो निराकार होते हैं, ऐसे माना गया। इन्होंने गुरु को भगवान से भी अधिक महत्व दिया। कबीरदास कहते भी हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुण आपने आपै दियो बताए, ठीक है। पांचवा, आडंबरों का खंडन करते थे। धर्म को जन साधारण के लिए समान जन धर्म मानते थे, यानी कि कोई छुआछूत, कोई ये सब नहीं, सभी लोगों के लिए साधारण धर्म एक ही जैसा है, ठीक है। इसके अलावा आडंबरों का खंडन करते थे, ठीक है। इसके अलावा ये अहिंसा, सदाचार और साधना के अनुयायी थे। जाति पाति का बंधन इनमें नहीं था, ठीक है, स्वीकार नहीं करते। चूँकि इनके सबके जो गुरु थे रामानंद जी, वो स्वयं कहते थे कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका हुई। कबीरदास भी इन्हीं पंक्तियों को दोहराते हैं कि जाति पात पूछे नहीं कोई और हरिका भजे सो हरिका हुई। कबीर एक प्रकार से कहते कबीर कुता राम का मोतिया मेरा नाव, ठीक है। और गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाओ, यानी कि राम जो उस परमात्मा के अंदर जो है, परमात्मा जहाँ चाहेगा उधर हमको ले जाएगा, ठीक है। कुत्ते की भांति हम लोग हैं उनके समक्ष, यानी गले में जेवड़ी पड़ी है, यानी कि पट्टा पड़ा हुआ, जिधर पट्टा खींचेगा मालिक उधर जाएंगे। जिस तरीके से कुत्ता, उस तरीके से हम लोग भी भगवान के ही अधीन हैं, आत्मा परमात्मा के अधीन है, ठीक है।
और यही परमात्मा से मिलने की एक प्रकार से जो उत्कंठा होती है आत्मा में विद्यमान रहती है। और गुरु जो होता है आत्मा को परमात्मा से साक्षात्कार करवाने वाला एक व्यक्ति होता है। ठीक है, जाति पाति के बारे बंधन को मुक्त करते हैं। इनकी भाषा सधुक्कड़ी थी, इनमें साहित्यिकता का अभाव था, यानी कि अगर साहित्यिक दृष्टि से देखें निर्गुण ज्ञानाश्रयी में जो कवि रहे हैं, चाहे कबीर हो या अन्य रैदास हो, ठीक है, या मलुकदास हो या कोई भी हो, तो ये सब एक प्रकार से कवि नहीं रहे हैं, ये सब एक प्रकार से एक संत रहे हैं। ठीक है, ये घुमक्कड़ थे और प्रचार प्रसार किया करते थे, और जहाँ पर जाते थे तो साधुओं के बीच में रहते थे, इसीलिए इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा गया। कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, चूँकि इनकी भाषा जो है उसमें कई भाषाओं के पुट मिलते हैं। अच्छा, प्रेमाश्रयी शाखा उसी में आती है। प्रेमाश्रयी शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं। तो प्रेमाश्रयी शाखा काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताएं। प्रेमाश्रयी शाखा की बात की जाए तो ये इसी को एक प्रकार से सूफी काव्य परंपरा भी कहते हैं। पहली बात तो प्रेम काव्य के कथानक भारतीय थे। इनमें पहली विशेषता यानी भारतीय कथाओं के माध्यम से भारतीय कहानियों को सूफी शैली में लिखने का काम किया। इसकी रचना सर्गबद्ध शैली में ना होकर के फारसी की जो मसनवी शैली है उसी शैली में लिखा गया है। इनमें ईश्वर वंदना, पैगंबर की स्तुति, तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा के साथ कथानक आरंभ किया जाता था, यानी मंगलाचरण होता था जिसमें ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर वंदना, पैगंबर की स्तुति और बादशाह की प्रशंसा जो उस समय हुआ करते थे उनकी किया करते थे, उसके बाद में लिखते थे आगे। ठीक है, जैसे तुलसीदास जी ने मंगलाचरण लिखा कि वर्ण नाम संघा नाम रसा नाम छंद समापी, ऐसे ही मलिक मोहम्मद जायसी वगैरह भी लिखते थे, शेख निसार भी लिखते थे। ठीक है, कुतुबर मंझन जायसी ये सब लिखते थे। इन काव्यों की भाषा अवधी है, यानी कि अवधी भाषा में लिखा, ठेठ अवधी का प्रयोग किया। इनकी रचना जो है दोहा, चौपाई, छंद इन सभी में लिखे हैं। दोहा चौपाई, इसमें आप देखते हैं 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है, यही मसनबी शैली होती है कि 7 चौपाई के बाद में एक दोहा, फिर 7 चौपाई, फिर एक दोहा, फिर 7 चौपाई, फिर एक दोहा, ये मसनबी शैली होती है। तो इस शैली में आप देखते हैं पूरा पद्मावत लिखा है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास का जो रामचरितमानस है उसमें कभी 10 चौपाइयों के बाद दोहा आता, कभी 20 चौपाइयों के बाद में, कभी 7 चौपाई, कभी 8 चौपाई, कभी 9 चौपाई, को 11 चौपाई, को 12 चौपाई। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। इनके लिखने वाले प्राय मुसलमान थे जिन्हें हिंदू धर्म का थोड़ा सा ज्ञान था, और उसी थोड़े ज्ञान को लेकर के हिंदू धर्म के एक प्रकार जो ज्ञान था उसी ज्ञान को और अपनी लोक भाषा में, यहाँ की भाषा में लिखने का काम किया। वो सूफी लोग थे। ये लोग किसी धर्म का खंडन मंडन नहीं करते थे, फिर भी इनका झुकाव मुसलमान धर्म की ओर ज़्यादा था। ठीक है, मुसलमान धर्म का प्रसार करना था, और हिंदू कथानक के माध्यम से, हिंदू देवी देवताओं के माध्यम से मुसलमान देवी देवताओं की एक प्रकार से प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य ध्येय था। ठीक है, आगे देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी इसके प्रणेता रहे हैं, उनका काव्य बड़ा फेमस रहा है। अगला क्वेश्चन आ चुका, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा में अंतर बताएं। देखिए, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी में कई अंतर है। पहला अंतर है, ज्ञानाश्रयी शाखा कवि भारतीय अद्वैतवाद दर्शन वेदांत के अद्वैतवाद से यानी शंकराचार्य जी से प्रभावित है, जबकि प्रेमाश्रयी शाखा जो है उस पर इस्लाम का एकेश्वरवाद का प्रभाव साफ साफ आपको दिखेगा। ज्ञानाश्रयी शाखा में ज्ञान का स्थान प्रमुख है और प्रेम का स्थान बिल्कुल नगण्य माना गया है, जबकि प्रेमाश्रयी शाखा में प्रेम का स्थान प्रमुख है और ज्ञान का स्थान नगण्य माना गया है, गौण माना गया है। ठीक है, यानी प्रेम के माध्यम से प्रेमाश्रयी ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, और जो ज्ञानाश्रयी वो ज्ञान के माध्यम से एक प्रकार से भगवान की प्राप्ति करना चाहती है। ठीक है, तो ये अंतर हो गया दोनों में। आगे देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी करते रहिएगा, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण अथवा प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास का विभाजन स्थिति पर प्रकाश डाली। तो प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य काल विभाजन किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने किया था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्तियों के आधार पर निम्न 4 प्रकार से बांटा या 4 कालों में बांटा। पहला काल कौन सा हिंदी साहित्य का? वीरगाथा काल। वीरगाथा काल को आदिकाल कहा जाता है। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और वीरगाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। संवत 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी तक जो समय रहा है वो आदिकाल यानी वीरगाथा काल समय रहा है। आपको बता दूं कि अगर संवत में से आपको सन बनाना हो, इसको सन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, इसको सन अगर बनाना है बेटा तो कैसे बनाएंगे? सन बनाने के लिए आपको 57 घटाना पड़ेगा इसमें से, तब आपका बन जाएगा। ठीक है, दूसरा जो काल है वो है आपका पूरब मध्यकाल। पूरब मध्यकाल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? भक्ति काल कहा। इसका समय काल संवत 1375 से लेकर के संवत 1700 विक्रमी तक रहा। चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में यही लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास मेरे पास ग्रंथ रखा हुआ है, ठीक है, इसमें सारी बातें मेंशन हैं। ये पुस्तक बड़ी फेमस है हिंदी साहित्य के बच्चों के लिए। हिंदी साहित्य का मतलब ये है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, बड़ी फेमस पुस्तक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। फिर उसके बाद में आता है आपका उत्तर मध्यकाल। उत्तर माने होता है बाद में, तो मध्यकाल के बाद यानी उत्तर मध्यकाल को रीति काल के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते, चूंकि इसमें रीति प्रधान ग्रंथ बहुत सारे लिखे गए।
तो रीति काल जो रहा 1700 विक्रमी से लेकर के 1900 विक्रमी का समय काल रीति काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में चौथा काल आता है गद्य काल, जिसको आधुनिक काल कहा जाता है, उसी को गद्य काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। ठीक है, चूंकि इसमें गद्य का विकास हो गया था, इस वजह से प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग किया था। संवत 1900 से लेकर के आज तक जो समय काल है वो गद्य काल के नाम से जानते हैं। और गद्य काल जब शुरुआत मैंने किया था तो उसमें गद्य काल पूरा का पूरा मैंने आधुनिक काल की समय सीमा पूरा बता दी थी कि द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, ये सब क्या क्या, भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगति, प्रयोग, नई कविता, ठीक है, शास्त्रोत्तरी कविता, ये सब क्या है पूरा मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आ चुका बेटा। अगला प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुराग अनुसार द्विवेदी मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन प्रस्तुत कीजिए। ये रामचंद्र शुक्ल वाला हो गया आपका। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। उनका पहला भाग है आदिकाल, यानी आदिकाल को आदिकाल ही कहते हैं। 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक का यानी 400 वर्षों का समय आदिकाल को बताते हैं। फिर इनका दूसरा काल है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल 1400 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी तक में बताते हैं, यानी कि लगभग आपका देखते हैं 250 वर्ष का समय काल पूर्व मध्यकाल है, जिसको भक्ति काल के नाम से आप जानते हैं। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल 1650 से लेकर के 1850 ईस्वी तक ये बताते हैं। इसके बाद में 1843 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं। आधुनिक काल ये बताते हैं 1850 से आज तक, ठीक है, शुरू रहा 1850 से लेकर के आज तक आधुनिक काल लगभग वही है। ठीक है, तो इस तरीके से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आदिकाल के विविध नामकरण अथवा हिंदी साहित्य में आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न अन्य नाम या नामकरण वाले करने वाले विद्वानों के नाम लिखिए। क्योंकि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन रहा है उसमें आदिकाल को लेकर के बड़ा जो है लफड़ा रहा है। क्योंकि आदिकाल बहुत ही एक प्रकार से व्याघातों का युग रहा है, इसमें कई प्रकार की प्रवृत्तियाँ रही हैं, इसको लेकर के विद्वान एक मत नहीं रहे हैं। इस वजह से कई विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसको अलग अलग नाम दिया है। ठीक है, देखिए आदिकाल साहित्य की प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का गहन अध्ययन करके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस युग का नामकरण आदिकाल कहा। सबसे पहली बात, आदिकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल उससे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, लेकिन उन्होंने चूंकि प्रवृत्ति को इंपॉर्टेंस दिया था तो उन्होंने कहा कि भाई आदिकाल जो है कहना उचित नहीं है, इसको हम वीरगाथा काल कहेंगे, चूँकि वीरगाथा पूर्वक रचनाएं यहाँ पर ज़्यादा हुई हैं। ठीक है, तो निश्चित किया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसको वीर काव्य कहते हैं। ठीक है, और यह नाम वीरगाथा काल जैसा ही है जो शुक्ला जी ने दिया था। डॉक्टर मोहन अवस्थी कहते हैं आधार काल इसको। डॉक्टर वासुदेव सिंह इसको उद्भव काल कहते हैं, लेकिन ये दोनों मत आदिकाल के करीब ही हैं। ठीक है, और इसको बीज वपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसको बीज वपन काल कहते हैं। शुद्ध सामंत काल इसको डॉक्टर राहुल संकृत्यान कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसका नामकरण किया है। हिंदी साहित्य के वीरगाथा काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों के नाम लिखिए, या वीरगाथा काल की 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए, बताएं। 2023 में आया हो तो पहले विशेषता है कि वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता यहाँ पर है। वीर रस और श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं खूब मिलेंगी आपको। आदिकाल या वीरगाथा काल में वीर रस की प्रधानता परिलक्षित होती है। पृथ्वीराज रासों में ऐसे अनेक मर्म स्पर्श करने वाले स्थल हैं जहाँ पर वीर रस का पूर्ण परिचय हुआ है, और श्रृंगार रस के भी परिचय बीसल देव रासों वगैरह में मिलते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दूसरी बात, कल्पना की अधिकता यहाँ पर की गई है, यानी ऐतिहासिकता कम है, कल्पना ज़्यादा है। चारण कवियों की रचनाएं तथ्य पर आधारित ना होकर के कल्पना पर आधारित है। ऐतिहासिक पात्र तो इनमें आपको मिल जाएंगे, जैसे पृथ्वीराज चौहान पर लिखा, परमर्दी देव बर्मन पर लिखा, ठीक है, सभी पर लिखा, लेकिन जो उनके समयकाल या उनके बारे में लिखा वो इतिहास संबद्ध नहीं है। ठीक है, उस पर इतिहास बहुत कम है। कल्पना का आश्रय लेते हुए घटनाओं, नामावलियों और तिथियों तक की कल्पना कर ली है इन लोगों ने। वीरगाथा काल की प्रसिद्ध रचना चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो जो है वह भी कल्पना पर ही आधारित है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के बारे में, पृथ्वीराज तृतीय जो चाहमान वंश के शासक थे, 1191 में हराते हैं उनको पृथ्वीराज चौहान को, तो उसमें है चीज़ें लिखी हुई, पूरी मेंशन है। 1191 में पूरी हराते, 1192 में आप देखते हैं हार जाते हैं। तो इस तरीके से पूरी बातें हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तो सब पूरा मेंशन किया गया। चंद्रबरदाई जो थे साथ में जाते थे पृथ्वीराज चौहान के युद्ध करने के लिए भी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। चले, प्रश्न अगला आ चुका बेटा, सभी लोग देखें तीव्र गति से। चांद का मुँह टेढ़ा कविता संग्रह के लेखक कौन है? चांद का मुँह टेढ़ा इस कविता संग्रह का प्रकाशन 1964 में हुआ था। इसको लिखा गजानन माधव मुक्तिबोध ने। किसने लिखा? गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध का है। अगला क्वेश्चन से, ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न, नागार्जुन की विचारधारा क्या थी? नागार्जुन की विचारधारा मार्क्सवादी थी, मार्क्सवादी हैं ये। अगला प्रश्न, नागार्जुन कविता में किस भावना की अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से हुई है? नागार्जुन की कविता में जन भावना की अभिव्यक्ति आपको मिलेगी। ठीक है, जन भावना।
बादल को घिरते देखा है कविता किस प्रकार की कविता है? तो बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की कविता है और एक क्लासिकल तेवर की कविता है। ठीक है, क्लासिकल तेवर की कविता, शास्त्रीय तेवर की कविता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि बादल को घिरते देखा है कविता में नागार्जुन ने किस प्रदेश का वर्णन किया है? तो बादल को घिरते देखा है कविता में नागार्जुन ने पर्वतीय प्रदेश का, जिसमें हिमालय और उसके ऊपर जो मंडराते हुए काले काले बादल है उसके बारे में बताने का काम किया है। ठीक है, बाबा नागार्जुन की उपाधि है। तो बाबा नागार्जुन को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो नागार्जुन जी को पत्रहीन नग्न गाछ पर काव्य कृति, जो इनकी काव्य रचना है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? धर्मवीर भारती जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज नगर के आतर सुईपा मोहल्ले में हुआ था, आतर सुईया मोहल्ले में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे बेटा, प्रश्न आ चुका है, धर्मवीर भारती की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो ठंडा लोहा जो है इनकी पहली काव्य संग्रह है, काव्य रचना है। अगला प्रश्न, अंधा युग धर्मवीर भारती की किस कोटि की रचना है? अंधा युग जो धर्मवीर भारती का प्रबंध काव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धूमिल का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? धूमिल का पूरा नाम है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। धूमिल का जन्म हुआ था वाराणसी के निकट वरुणा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित खेवली नाम का गांव है, वहीं पर सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल का जन्म होता है। 9 नवंबर को 1936 को धूमिल का जन्म होता है। सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जो है जनमानस के कवि हैं। ठीक है, संसद से सड़क तक इनका एक प्रकार जो बड़ा फेमस रचना है, एक आदमी जो मतलब रोटी बेलता है, ये सब रचना इन्हीं की है। धूमिल ने पहली कविता कब लिखी? 12 वर्ष की अवस्था में धूमिल ने पहली तुकांत कविता की रचना करी थी, जिसमें तुक बंदी थी। धूमिल का देहावसान कब हुआ? धूमिल का देहावसान मृत्यु इनकी 10 फरवरी 1975 को हो जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलें, आगे देखते हैं, धूमिल की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। देखिए, धूमिल की कई रचनाएं जैसे कि बांसुरी जल गई, संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये रचनाएं बड़ी फेमस हैं इनकी, और यही रचनाएं बेसिकली इनकी बड़ी फेमस रही और बहुत फेमस व्यक्ति भी रहे हैं ये। धूमिल को किस वाद का कवि कहा जाता है? धूमिल को जनवादी चेतना का कवि कहा जाता है। देखिए, मोचीराम कविता किसकी है? तो मोचीराम कविता धूमिल की ही है। और मोचीराम कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वरन व्यवसायगत सामान्यीकृत नाम है एक। मोचीराम प्रतीक या प्रतिनिधि है उस दलित शोषित जाति का जिसका परंपरागत धंधा मृत जानवरों के चमड़े के व्यवसाय से अपनी जीविका कमाना रहा है। उस चमारों के बारे में लिखने का काम किया जिसको लोग एक प्रकार से अछूता समझते हैं। उसको सुदामा प्रसाद पांडे जी ने उस मोची को, जिसको लोग छूने से या जिसके खटिया पर बैठ जाने से लोग एक प्रकार से दूर भागते हैं या उसको एक प्रकार डांटते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में लिखा। मोची जाति एक प्रकार से पूरे चमार वर्ग का प्रतिनिधित्व, जो हरिजन समाज है, दलित व्यक्ति हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है। और उन्होंने कहा कि भाई क्यों आप उन्हीं से एक प्रकार से आप देखते हैं उनके बारे में ऐसी जो सोच है उसको बदलने का काम किया सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल ने, और बड़ा ज़बरदस्त काम किया। क्योंकि भाई व्यक्ति, हर इंसान व्यक्ति होता है, अब वो चाहे किसी भी जाति का हो। जाति हम लोगों ने बनाई है, कोई भगवान ने उसको बना करके नहीं भेजा है। ठीक है, जिसको जो धंधा मिला वो अपना बेचारा कर रहा, तो उसको लेकर के उसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरी बातें वो कहते हैं। कविता बड़ी ज़बरदस्त है मोचीराम कविता। विद्यापति के जन्म काल के संबंध में विभिन्न मतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए, विद्यापति की जन्म तिथि को लेकर के विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। नगेंद्र नाथ गुप्त कहते हैं कि 1358 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। महामहोपाध्याय पंडित हरिप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि 1357 में इनका जन्म हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी कहते हैं 1350 में जन्म हुआ था। डॉक्टर उमेश मिश्रा और डॉक्टर सुभद्र झा और रामनाथ झा जी कहते हैं कि 1360 में जन्म हुआ था विद्यापति जी का। विद्यापति ने अपनी रचनाओं में जो तिथियां दी हैं वे लक्ष्मण संवत की हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो विद्यापति की बात कीजिए बेसिकली, तो विद्यापति जो है मैथिल कोकिल है, मैथिली भाषा में, संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभिनव जयदेव किस कवि को कहते हैं? विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है, प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, विद्यापति की मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु संभवतः इनकी 1450 यानी 1450 मतलब ईस्वी में हो जाती है। विद्यापति की संस्कृत रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए, प्रश्न आया हुआ है ये। विद्यापति की संस्कृत रचनाओं के नाम देखिए, संस्कृत रचनाओं के कई नाम है, जैसे भूख परिक्रमा, मतलब पुरुष परीक्षा, लिखनावली, ठीक है, शैव मतलब कि सर्वस्वार, प्रमाणभूत सार संग्रह, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्भाग्य, भक्ति तरंगड़ी, गया पत्तलक, विभाग सार, वर्णकृत, ये सब रचनाएं किसकी? विद्यापति की हैं। अगला क्वेश्चन से, विद्यापति की अवहट रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। देखिए, विद्यापति की अवहट रचनाएं जैसे कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये सब इनकी अवहट्य भाषा में लिखी गई हैं। अवहट्य भाषा बेसिकली हिंदी भाषा की पुरानी जो भाषा है उसी को अवहट्य कहते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न, विद्यापति ने मैथिल में कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? तो विद्यापति ने मैथिली में विद्यापति पदावली नाम की रचना लिखी है, ठीक है, जो बड़ी फेमस रचना हुई है, विद्यापति ने मैथिली भाषा में लिखी है। मैथिली बिहारी हिंदी की एक बोली है, ये बात ध्यान में। बिहारी हिंदी में 3 बोलियाँ हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी, जिसमें मैथिली भाषा में लिखते थे आप, ठीक है, विद्यापति जी। अगला प्रश्न, गोरखनाथ की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के नाम से प्रचलित 40 ग्रंथों का उल्लेख किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं में जैसे सब्दी पद, शिष्यादर्शन, नरवय बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, सप्तवार, गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा एवं पंचमात्रा, ये सब रचनाएं गोरखनाथ की लिखी हैं, बताई गई हैं। अगला प्रश्न, नाथ साहित्य का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो गोरखनाथ को ही नाथ साहित्य का प्रथम कवि मानते हैं और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक भी गोरखनाथ को मानते हैं। गोरखनाथ जी मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे, ये बात ध्यान रखेंगे, मत्स्येंद्रनाथ गुरु थे गोरखनाथ के। अगला प्रश्न, गुरु के बारे में गोरखनाथ का क्या विचार था? गुरु के बारे में गोरखनाथ का विचार क्या था बेटा? कहते हैं कि सदगुरु की कृपा से ही सत्य, मतलब कि सत्य का अनुभव होता है। सदगुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान ही परमात्मा का साक्षात्कार कराने में सक्षम सिद्ध होता है। उच्च कोटि का साधक होने के कारण से गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि अहंकार के विनाश के बाद ही सदगुरु की खोज सफल हो पाती है। अगर आपके अंदर अहंकार रहेगा तो आप गुरु रूपी एक प्रकार से भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के एक प्रकार से प्रवर्तक हैं। अमीर खुसरो तबला के भी आविष्कारक हैं। अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1254 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नाम के गांव में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो जो हैं वो मुकरियाँ और ये सब लिखने में माहिर हैं, ठीक है, कव्वाली भी लिखी। आदिकाल की खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? अमीर खुसरो ही हैं। अगला, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे सूरदास। सूरदास को एक प्रकार से क्या कहते हैं? अष्टचाप के प्रमुख कवि थे। पुष्टिमार्ग का जहाज कहते हैं, वात्सल रस का सम्राट कहते हैं, श्रृंगार रस का सम्राट कहते हैं सूरदास को। सूरदास कृष्ण भक्ति परंपरा के कवि रहे हैं, ठीक है। पुष्टिमार्ग का जहाज इनको कहा जाता है। इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, ठीक है। विट्ठलनाथ जो थे उन्हीं के पुत्र थे वल्लभाचार्य के, उन्होंने अष्टचाप के कवियों का संग्रह किया था, ठीक है। सूरसागर कितने पद हैं सूरसागर में? 1.25 लाख पद हैं सूरसागर में। सूरसागर सहित लहरी सूर सारावली, ये रचनाएं किसकी हैं? सूरदास जी की ही हैं। जन्मांध थे बचपन से, पद में रचनाएं लिखा करते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो जो बच्चे इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो सब फटाफट से एसएमएस कर दीजिए। जो बच्चे पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का, फर्स्ट सेमेस्टर का 91 61 93 60 62 पर एसएमएस करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी के लिए आपके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी जल्द ही, तो आप उसकी भी एक प्रकार से लाभान्वित हो पाएंगे और उसका जैसे कोर्स बताया जाएगा तो आप जल्दी जुड़ पाएंगे उसमें। जो बच्चे जुड़े रहेंगे उनके लिए पहले इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी सेकंड सेमेस्टर के कोर्स के बारे में। तो अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और अपने सब्जेक्ट के नेम लेकर के भेज दीजिएगा। अभी आप मात्र 100 रुपीज़ खर्च करके आप जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपये में फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा व्यवस्था आपके लिए कर दी गई है, जिसमें आपके पेपर जो होंगे बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएंगे। आपके पास सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को-करिकुलर सब्जेक्ट, सभी की मिल जाएगी। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखी, तो सभी के लिए तैयारी विधवत हो गई है। तो डीडी वाले बच्चों के लिए भी है और राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल और वीर बहादुर पूर्वांचल का हो चुका है। इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है, और चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी या बीयू झांसी बरेली विश्वविद्यालय, ठीक है, और लखनऊ विश्वविद्यालय, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। सभी लोग देखिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से आप वीडियो को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं पढ़ाने में मगन हूँ, पढ़ाने में चूँकि समय मेरे पास बिल्कुल कम है, आपके पास भी समय कम हुआ है, इस वजह से मैं तीव्र गति से आपको बता रहा हूँ। चले अगला क्वेश्चन आ चुका बेटा। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। देखिए, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा। वीरगाथा काल पहला, भक्ति काल दूसरा, तीसरा रीतिकाल, चौथा गद्य काल, ठीक है। प्रत्येक युग की विशेष प्रवृत्तियों को ध्यान में रख करके उन्होंने काल का विभाजन किया है। और हिंदी साहित्य के पहले वैज्ञानिक काल विभाजन करता है, प्रवृत्तियों के अकॉर्डिंग काल विभाजन करने वाले व्यक्ति हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी के बड़े आलोचक हैं, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन आ चुका है, जन्मवादी कविता की प्रवृत्तियां बताएं। जन्मवादी कविता की कई प्रवृत्तियां हैं, जैसे कि संघर्षमय जीवन की दुखद परिस्थितियों का चित्रण जन्मवादी कविताओं के माध्यम से किया गया है। यानी जो संघर्षमय जीवन है उसकी जो परिस्थितियां हैं, किस तरीके से किसी व्यक्ति का संघर्ष होता है, उसको बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से जनता की चित्रवृत्तियों को दिखाने का काम किया है।
दूसरी बात, जनवादी कविता में आशावादी प्रवृत्तियां भी दिखाई पड़ती हैं। आशा मनुष्य को लगी रहती है कि आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, इस तरीके से आशा हमेशा बनी रहती है। तीसरी बात, जनवादी कविता में राष्ट्रवादी चेतना की भी दिखाई पड़ती है। इसके अलावा जनवादी कविताओं में प्रकृति चित्रण की प्रमुखता भी आपको दिखेगी, यानी जनवादी कविताओं में प्रकृति के बारे में भी वर्णन मिलेगा। देश में जो गुलामी थी उस गुलामी को ख़त्म करने का प्रयास भी किया गया है, यानी कि जो राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता की चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, प्रयोगवाद और तार सप्तक पर टिप्पणी कीजिए। अज्ञे ने प्रयोगवाद का प्रवर्तन किया था। 1943 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था प्रथम तार सप्तक का। उसके प्रमुख कवि थे अज्ञे जी, ठीक है, मुक्तिबोध जी, ठीक है, जनेंद्र कुमार, ये सब। तो अज्ञे की अगर बात की जाए तो अज्ञे जो थे वो सच्चिदानंद हीरानंद वासन पूरा नाम उनका था। सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे इनका पूरा नाम था। और अज्ञे की अगर बात की तो अज्ञे कवि भी रहे हैं, लेखक भी रहे हैं। तो अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन के साथ हिंदी प्रयोगवादी कविता का जन्म हुआ। छायावाद और क्रांतिवाद के पुराने मापदंडों के विरुद्ध तार सप्तक के साथ नई कविता का प्रादुर्भाव हुआ। इस क्रांति का नव प्रयोग के अग्रदूत अज्ञे जी ही माने जाते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। इसके संपादक अज्ञे ही थे। अज्ञे के अतिरिक्त इसमें गजानन माधव मुक्तिबोध जी, गिरिजा कुमार माथुर जी, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, ये सब शामिल थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से सब 7 कवि शामिल थे जो एक प्रकार से एक ही विशेषताओं को लेकर के रचनाएं लिखे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रगतिवाद 1943 से लेकर के 1953 तक रहा, अगले 10 साल। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद काव्यधारा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, द्विवेदी युग की आदर्श और नैतिकता की भावना की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावादी काव्य का आविर्भाव हुआ था जैसे, किंतु छायावादी काव्य की अतिशय भावुकता, चूँकि छायावाद में आप देखते हैं भावुकता, पूर्ण काल्पनिकता आपको दिखाई पड़ेगी। लोग रो रहे हैं, लोग विरह की चीज़ें, अपनी जो विरह अवस्था है या अपने दुख है उसके माध्यम से संसार के दुख के बारे में कहने का काम करते हैं छायावादी लेखक। ठीक है, तो उसके खिलाफ तो इस काव्य का संबंध वास्तविक जगत की परिस्थितियों से तोड़ दिया था, क्योंकि काल्पनिकतापूर्ण रचनाएं खूब हो रही थी। निराला के साथ साथ कुछ अन्य कवियों ने इस अतिशय भावुकता का विद्रोह किया और हिंदी काव्य में स्थूल भौतिक जगत की वास्तविकता, सामाजिक आर्थिक विसंगतियों और शोषण की विभत्सता का चित्रण प्रारंभ कर दिया। काव्य के इस रूप को प्रगतिवादी काव्य कहते हैं। प्रगतिवाद पर जो है हिंदी साहित्य मतलब कि जो है कार्ल मार्क्स का प्रभाव रहा, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव रहा। शोषण मतलब कि शोषितों की प्रति सहानुभूति और शोषण, जो शोषक वर्ग है जो शोषण कर रहा है उसके खिलाफ विद्रोह की भावना भी आपको दिखाई पड़ेगी निराला। ठीक है, और प्रगतिवाद में आप देखते हैं जैसे उस समय क्या नाम है उनका, रामधारी सिंह दिनकर वगैरह, ये सब एकदम से फुल फॉर्म में थे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आ चुका है, समकालीन कविता की प्रवृत्तियां बताएं। देखिए, समकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। पहली प्रवृत्तियां हैं, विघटित व्यवस्था के प्रति आक्रोश और विद्रोह है, यानी ऐसी व्यवस्था जो विघटित हो चुकी है। भारत आज़ाद हो चुका है, उसके बाद में जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, पूरा भ्रष्टाचार की ओर चला गया है। आज़ादी के प्रति मोहभंग उत्पन्न हो गया है, यही सब विशेषता है। राजनेताओं के प्रति क्षोभ की अभिव्यक्ति की गई है कि राजनेता अपने आप में लिप्त है, सब कमाना चाहते हैं पैसा। जनवादी चेतना की विस्तृत व्यंजना करी गई है। परंपरागत मूल्यों का विघटन हुआ है यहाँ पर। तो ये सब विशेषताएं समकालीन कविता की रही हैं। ठीक है, परंपरागत जो कविता के मानदंड थे उसका विरोध हुआ है, वो सब खत्म किया गया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का नामोल्लेख कीजिए। पहली बात, मूलतः सौंदर्य और प्रेम का काव्य है छायावाद का काव्य। किसका है? सौंदर्य और काव्य का, सौंदर्य और प्रेम का काव्य है। दूसरी विशेषता, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तीसरी विशेषता छायावाद की क्या है? अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है, यानी रहस्यवादी प्रकृति भी दिखी है, यानी उस भगवान, उस परम सत्ता की प्राप्ति के लिए भी चीज़ें बताई गई हैं। नारी की महिमा का वर्णन किया गया कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल में, पीयूष सोहे सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। राष्ट्रीयता की भावना भी आपको दिखाई पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जैसे तमाम प्रकार के गीत आते हैं प्रसाद के नाटकों में। वैराग, वेदना और पलायन, ये तीनों आपको दिखाई पड़ता है। सातवीं विशेषता है प्रसाद मतलब कि जयशंकर प्रसाद या छायावादी कवियों की, ये प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता इनमें दिखाई पड़ेगी। और जब कभी कोई चीज़ जैसे कि लिखेंगे, बोलेंगे, तो वहाँ पर लगेगा चित्रात्मकता है। जो चीज़ें यहाँ पर लिखी पढ़ी आपको मिलेंगी, लगेगा कि हमारे समक्ष एक व्यू चल रहा है। तो चित्रात्मकता है, बिंबात्मकता है, प्रगतिमयता है, खड़ी बोली का अतिशय परिमार्जन है, मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से खड़ी बोली का परिमार्जन किया गया। खड़ी बोली में संस्कृत शब्दावलियों का प्रयोग भी आपको यहाँ पर दिखेगा प्रसाद वगैरह के काव्यों में। ठीक है, तो ये प्रसाद की जयशंकर जैसे मतलब कि छायावादी काव्य की विशेषता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य की भावगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भावगत विशेषताएं मतलब कि जो कविताओं में मिलती हैं।
प्रगतिवादी कविता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। देखिए, दो पक्ष होते हैं किसी भी लेखक के, एक होता है भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष। भाव पक्ष में उसकी जो विशेषताएं होती है कि उसमें किस तरीके की इमोशंस पिरोए हैं, प्रेम पर लिखा, सौंदर्य पर लिखा, विरह पर लिखा, प्रकृति पर लिखा, किस पर लिखा है। लेकिन जो कला पक्ष होता है उसमें क्या होता है, रस, छंद, अलंकार, ये सब किस तरीके से किया है। ठीक है, तो कला पक्ष नहीं, भाव पक्ष पूछा जा रहा है। पहली बात तो परंपरा का विरोध किया गया है। प्रगतिवादी कवियों ने किसका किया, परंपरा का विरोध किया। शोषितों का करुणा गान किया है। शोषकों के प्रति घृणा है, यानी कि जो शोषक वर्ग है, जो दबा रहा है, जो कुचल रहा है गरीबों को, उसके प्रति घृणा का भाव है, उस पर उसके प्रति विद्रोह है। लेकिन जो शोषित वर्ग है, जिसका शोषण हो रहा है, उसके प्रति मतलब उसकी करुणा का गान किया गया है, उसके बारे में बताया गया है विस्तार से। क्रांति की भावना यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी, क्रांति की आह्वान भी करी जाती है। मार्क्स और रूसो का गुणगान यहाँ पर खूब दबा के किया गया है। मानवतावाद भी दिखेगा, वेदना और निराशा के भाव आपको दिखेंगे। नारी का चित्रण भी किया गया है, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण भी किया गया है, सामाजिक समस्याओं का भी चित्रण यहाँ पर आपको दिखेगा। कहीं ना कहीं पे जब भी किसी काव्य का उदय होता, किसी काव्य धारा का उदय होता है, तो किसी न किसी विद्रोह के उत्पन्न, मतलब किसी न किसी विरोध में उत्पन्न होता है। जैसे कि कुछ कमियां रहेंगी किसी में, तभी उसके बाद में उसी के विद्रोह में ही आएगा। वैसे अगर उसी के जैसा लोग लिखते रहेंगे तो उनको कौन पूछेगा। इस वजह से काव्य में एक प्रकार से बदलाव जरूरी होता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, परिवर्तन हमेशा होता आया है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, तमाम प्रकार की जो है चीज़ों को हमने बताया। और जो बच्चे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय वाले हैं, जो माइनर पेपर वाले हैं, उनके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास FHND या HND 101 F जो है आपका कोर्स में शामिल, अब की बार नया सिलेबस शामिल कर दिया गया DDU में। तो उसके सेमेस्टर 1 के लिए बच्चों के लिए लगभग 250 से अधिक, यानी लगभग 350 क्वेश्चन मैंने बताया 2 घंटे में पूरा विस्तार से। तो इस वीडियो को देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है, यह बात ध्यान रखेंगे। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, जो बच्चे अभी नहीं जुड़ रहे हैं। अच्छा, इन सभी का PDF आपको मिल जाएगा। तो PDF प्राप्त करने के लिए आप SMS कर सकते हैं, सभी लोग SMS कर सकते हैं PDF प्राप्त करने के लिए। 91 61 93 60 62 ऑब्जेक्टिव का भी और लिखित का भी, जो भी आप चाहेंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी का होंगे, आप अपना नाम बताएंगे, हम आपके पास सेंड कर देंगे आपके लिए। आप अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम आप बताइएगा। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक स्कैनर सेंड किया जाएगा। उसी स्कैनर पर, उसी QR कोड पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पे कर देने होंगे। उसके बाद में आपको सभी सब्जेक्ट के PDF नोट्स और उसके वीडियो लेक्चर्स आपके पास सेंड कर दिए जाएंगे। आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। और आगे चल करके क्या होगा, आपका फायदा होगा कि जब आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस डिस्कशन होगा, जो आपका चैप्टर वाइज क्लासेस होंगी, उसके लिए आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो वैसे तो 2-3 क्लास फ्री में ही हो जाएंगी सेकंड सेमेस्टर की, और कोर्स के बारे में पूरा विस्तार से जानकारी शुरुआत से आपको बता दी जाएगी। तो आप शुरू से जुड़ करके फिर सेकंड सेमेस्टर का मजा ले पाएंगे। ठीक है, और बाकी बच्चे जो बाद में आते हैं तो उनके लिए भी यही व्यवस्था हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं पे जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, मात्र 100 रुपीज़ खर्च करके। तो 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आपके लिए व्यवस्था अच्छी कर दी गई है तो आप फटाफट जुड़ करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली जो DDU वाले बच्चे हैं तो उनको तो बिल्कुल, चूंकि ऑब्जेक्टिव में आपका नंबर 100 में 100 आपका आ सकता है, आपका 50 में 50 आ सकता है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ फीस रखी गई है। तो सभी के लिए लिखित ऑब्जेक्टिव सबकी व्यवस्था कर दी गई। तो बच्चे फटाफट से जुड़ जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।